हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो जिसमें कि हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था, जो कंटिन्यूएशन में था, वो लर्निंग एंड टीचिंग था। जो आज हम करने वाले हैं वो कंसेप्ट होने वाला है थ्योरी ऑफ टीचिंग। हम इसमें जानेंगे कि थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या होता है एंड उसमें कौन कौन से सब पार्ट्स आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर चेकआउट करना, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए कितने टाइप्स होते हैं थ्योरी ऑफ टीचिंग के। फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग 3 टाइप्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, जिसमें कि हमारे ये सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। ये सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग होता क्या है, इसको क्या क्या इससे हम क्या समझते हैं। द थ्योरी विच इज बेस्ड अपॉन द सर्टेन लॉजिक, certain metaphysical, epistemological assumptions and propositions is known as a formal theory of teaching। देखिए, जो ये थ्योरी होती है वो लॉजिक्स पे, assumptions पे एंड propositions पे ये डिपेंड करती है, ये पूरी बेस्ड होती है, तो जाके कहीं बनती है एक फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। किसी भी चीज की थ्योरी आप लिखेंगे तो उसका आपको लॉजिक पता होना चाहिए, उसमें अजम्पशंस क्या क्या हैं और प्रपोजिशंस क्या हैं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, बात ये लॉजिक, अजम्पशंस एंड ये आप तीनों को ये टर्म्स पता हैं, ये तीनों टर्म्स आप सबको पता होंगी। बट जो न्यू टर्म है वो है मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल। ये दो टर्म्स जो है वो नहीं है, न्यू है आप लोगों के लिए। अगर किसी को पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, एल्स नहीं पता है तो वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगी इन दोनों के मतलब क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मेटाफिजिक्स क्या होता है। मेटाफिजिक्स दो वर्ड से बना है, मेटा एंड फिजिक्स। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड एंड फिजिक्स मीन्स होता है नेचर। इट मीन्स बियॉन्ड द नेचर। जो चीज नेचर से बियॉन्ड होती है, मतलब परे होती है, उसे हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। देखिए, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स ऑफ सोल एंड कॉस्मोलॉजी। ये 3 पार्ट्स आते हैं, ये तीनों अलग अलग चीजों को डेडिकेट करते हैं। देखिए, थियोलॉजी मीन्स होता है ईश्वर, भगवान। भगवान से रिलेटेड जो हम चीजें समझते हैं, पढ़ते हैं, वो थियोलॉजी में आती है। एंड मेटाफिजिक्स ऑफ सोल में क्या आता है, आत्मा। आत्मा जो आत्मा से, जैसे साइंस है, साइंस आत्मा को नहीं मानता है, बट ये नेचर से बियॉन्ड है। जो चीज हम महसूस करते हैं बस वही साइंस मानता है। बट मेटाफिजिक्स ऑफ सोल मीन्स जो आत्मा से रिलेटेड होती है, आत्मा है या नहीं है, अगर मर जाती है तो कहते हैं आत्मा अमर हो गई है। वो चीज, आत्मा अमर होती है, मरती नहीं है, तो वो चीज किस में आती है, मेटाफिजिक्स ऑफ सोल। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी होता है मीन्स यूनिवर्स। जो चीज यूनिवर्स से रिलेटेड होती है, वो चीज सारी जितनी भी यूनिवर्स से रिलेटेड जो बियॉन्ड द नेचर है, वो चीज किस में आएगी, कॉस्मोलॉजी में। तो मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द नेचर, जिसमें कि 3 हमें थ्योरी लर्न करने को, समझने को मिलती हैं। ये तीनों थ्योरी ये किससे है, गॉड से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है। ये सोल, आत्मा से रिलेटेड है, मेटाफिजिक्स ऑफ सोल। इट मीन्स ये आत्मा से रिलेटेड है, आत्मा की जो जो बातें होंगी वो सब इसमें कवर की जाती हैं। एंड कॉस्मोलॉजी, इट मीन्स यूनिवर्स से रिलेटेड है ये जी। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ये दो चीजों से बनके बना है, एपिस्टम एंड लॉजी। ये 2 वर्ड्स है। एपिस्टम मीन्स होता है नॉलेज, मीन्स ज्ञान, और लॉजी मीन्स होता है साइंस। साइंस और नॉलेज, ये 2 वर्ड से बनके बनता है नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस में, साइंस ऑफ नॉलेज मीन्स जिस चीज को हम फील करते हैं, जिस चीज को हम देख रहे हैं अपने अर्थ पर, यूनिवर्स में जो चीज है, प्रेजेंट है, साइंस उस पर बिलीव करता है, तो उसके आगे नहीं जाता है, तो उसको कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी। इट मीन्स नॉलेज ऑफ साइंस। अगर हम कोई चीज नहीं फील कर पा रहे हैं, जैसे आत्मा है, जो भी चीज होती है हम उन्हें नहीं फील कर पाते हैं, तो वो इसमें काउंट नहीं होती है। जो प्रेजेंट है वही चीज हम नॉलेज ऑफ साइंस में काउंट होता है। ठीक है, ये 2 टर्म्स थे जो आपको क्लियर हो गए हैं, अच्छे से क्लियर कर लीजिए इन्हें। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 4 थ्योरीज, जो मैंने आपको भी बताई थी। इस वीडियो में हम ये 4 थ्योरीज कवर करेंगे। म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग,
कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। ये चारों थ्योरी इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला देख लेते हैं म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। देखिए कहा जाता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा मतलब निकल जाती है, आत्मा मरती नहीं है। और जब कोई न्यू बॉर्न होता है तो वो आत्मा उसमें जाके शिफ्ट हो जाती है। तो वो आत्मा मरी नहीं है, बट वो जब एक आत्मा किसी और बॉडी में जाती है तो अपनी वो जितनी भी समझा होता है, कोई भी एज हो सकती है, जो उसने पढ़ा है, समझा है, देखा है, फील किया है, एक्सपीरियंस लिया है, वो सब भूल जाता है और एक रीबर्थ होता है। तो उसको प्रोसेस में लाती है कौन? टीचर, मदर, ये फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, कलीग्स, सिबलिंग्स, ये सब मिलके एक उनकी रिकॉल करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं। तो वही चीज होती है म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, जिसमें क्या बताया जाता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस थ्योरी कन्विंस दैट टीचिंग प्रोसेस हेल्प्स टू रिकलेक्ट और रिकॉल दैट नॉलेज विद क्वेश्चनिंग। मीन्स ये वही चीज इसमें होती है कि जो भी हमारी जो नॉलेज होती है, जो हम भूल गए हैं, उसको रिकलेक्ट कराता है और रिकॉल कराता है। किससे? क्वेश्चनिंग पुट अप करते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है, प्ले में आ जाता है, तो उसको कराया जाता है। The focus of this theory is on self-realization. The Socratic method is an essential for this theory. The heredity play an important role of teaching process. देखिए इसमें वही चीज है, एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है और एक बहुत अच्छा प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? टीचर का इस चीज के अंदर, कि एक रिकॉल और रिकलेक्ट कराई जाती है जितनी भी उनके माइंड में जो भी चीज होगी क्वेश्चनिंग के प्रोसेस में, या वो चीज रिकलेक्ट कराते हैं। तो ये थी हमारी म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। बात करते हैं सेकंड, द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है? कम्युनिकेट करते हैं। आप इसको इससे ही समझ पा रहे होंगे। कम्युनिकेट जितना अच्छा होता है उतना एक बच्चा लर्न अच्छा करता है। अगर टीचर अच्छा नहीं समझा रही तो बच्चा नहीं समझेगा। एक टीचर अच्छा समझा रही है, बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, तो बच्चे को उसको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, वो माइंड में सेट हो जाता है। देखिए कम्युनिकेशन हमारी बेसिक लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए किसी बात से गुस्सा है, आपको नहीं आ रहा है समझ में कि उसे बताऊं या ना बताऊं। जब तक आप नहीं बता रहे हैं तो आपके माइंड में वो चल रहा है कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। बट जहां आपने उसको बताया, उसको कम्युनिकेट किया उनको, तो क्या होगा? वो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तब आपको रियलाइज होगा, अगर आपकी गलती है तो आपको रियलाइज हो जाएगी, उनकी गलती है तो उन्हें रियलाइज हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, जिससे कि एक एग्जाम्पल देंगे, लास्ट में देती हूँ, अभी देखते हैं। दिस थ्योरी ऑफ टीचिंग बेस्ड अपॉन द assumptions दैट द टीचर processes all knowledge and information which student does not process. The most appropriate way for the student is to learn this knowledge that the teacher presents, explain, demonstrate and perform in the classroom. ये सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट रोल होता है टीचर का, जब वो एक्सप्लेन करती है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है अपने आप को, या परफॉर्म कर रही है कि बच्चा उनकी जो वो थ्योरी कर रही है, जो एक्सप्लेन कर रही हैं, बच्चा किस तरीके से समझ रहा है। This theory further assume that the child is like a clean state. The teacher can imprint upon it anything through his mode of communication. Therefore, it is designed as a communication practical theory of teaching. देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके अंदर, एक टीचर एक बच्चे को अच्छा जेंटलमैन भी बना सकती है, वेयर एज एक टीचर, एक गुरु, एक शिष्य, अपने शिष्य को आतंकवादी भी बना सकता है। बात है सिर्फ कम्युनिकेशन की। हमने हमारे जो मतलब गलत संगत में पड़ गए, कम्युनिकेट किया, गलत चीज ज्यादा अच्छी लगी, वहां चले गए। किसी के अच्छे फ्रेंड से कम्युनिकेट किया, वो चीज उनको वो समझ में आ गई। हम अगर किसी चीज को देख रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो मैटर करेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन थ्योरी हमें यही समझाता है, ये मेजर रोल है जो प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। ठीक है, मोल्डिंग क्या होता है? किस तरीके से शेप में देना है।
बच्चे को बोला जाता है बच्चा कच्ची मिट्टी है, माँ बाप उसको जैसे ढालेंगे वैसे वो बन जाएगा। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब हम बचपन में थे सब सुनते थे कि एक जो घड़ा बनाते हैं उसको बाहर से तो घड़ा पीटता है लेकिन अंदर से हाथ लगा के रखता है। क्यों? क्यों? कहीं ना वो टूट ना जाए। यही माँ बाप करते हैं, बाहर से तो बच्चे को पीटते रहते हैं, अंदर से हाथ लगा के रखते हैं, बैक से सपोर्ट रहती है उनकी कि कल को मुसीबत आएगी तो वो खड़े हैं हमारे साथ। तो मोल्ड करना, अपने बच्चे को किस शेप में ढालना है, किस इन्वायरमेंट में ढालना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये किन्होंने डेवलप की थी? ये जॉन डे ने डेवलप की थी। वो कहते हैं मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग कन्फाइन to impart the knowledge to the students. The third theory has to focus on shape दी जाती है, form and mold the students behavior. स्टूडेंट के बिहेवियर को मोल्ड किया जाता है, शेप दी जाती है कि किस में बच्चा जाएगा। देखिए, अगर बच्चे का इन्वायरमेंट जो है हर वक्त लड़ाई झगड़े का होगा, बच्चा चिड़चिड़ा बन जाएगा। बच्चे का इन्वायरमेंट हर वक्त खुश रहने का है, उसकी फैमिली हर वक्त खुश रहती है, तो बच्चा भी वैसा बन जाता है। तो वही मैटर करता है, वही टीचर देती है। टीचर हर वक्त डांटे जा रही है, डांटे जाती है, बच्चा इरिटेट हो जाता है। टीचर खुश होके पढ़ा रही है अपने बच्चे को, प्रेजेंट अच्छे से कर रही है, तो बच्चा अच्छे से समझता है और इंटेलिजेंट बन जाता है। द बेसिक assumption about the human nature which this theory takes in the consideration is that human personality is formed, shaped and molded by their environment. देखिए, मैंने अभी आपको बताया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मोल्डिंग होती है वो ह्यूमन पर्सनालिटी को मोल्ड कर देती है कि ह्यूमन पर्सनालिटी किस तरीके से जाएगी, ये बच्चा किस तरीके से जाएगा, उसको फॉर्म करता है, शेप देता है। बट ये सब कब होता है? जब एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो अच्छा होगा स्टूडेंट, बेकार इन्वायरमेंट में रहेगा, गलत इन्वायरमेंट में रहेगा, गलत सोसाइटी में रहेगा तो वो गलत जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग। देखिए, म्यूचुअल क्या होता है? आपस की अंडरस्टैंडिंग। तो वही ये चीज बता रहे हैं कि आपस जितनी एक कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो मैटर करेगी। दिस थ्योरी assume that each individual has the capacity to discover new knowledge with mutual inquiry. इसमें यही बताया है कि जितनी ईच इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है न्यू नॉलेज को डिस्कवर करने की, वो कहाँ आती है? म्यूचुअल इंक्वायरी बहुत मैटर करती है कि न्यू चीजें हम डिस्कवर करें। आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम बहुत सारी न्यू चीजें डिस्कवर कर सकते हैं। दिस थ्योरी ऑफ टीचिंग इज क्लियरली एप्लीकेबल टू रिसर्च एंड आर्ट। ये क्लियरली अप्लाई कब की जाती है? रिसर्च और आर्ट में ही ये अप्लाई होती है। ये पूरा कंसेप्ट था हमारा फॉर्मिंग ऑफ टीचिंग का, जिसमें कि आपको ये सारी चीजें मैंने कवर करा दी हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, नेक्स्ट इसी का स्टेप लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर जरूर कर देना मेरे चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।